हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा ये बिहार डीएलएड एग्ज़ाम का सेट नंबर हमारा 8 होगा। इसके पहले 7 हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। यदि चैनल पे आप नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और यदि कोई आपका प्रश्न हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। इसमें हम लोग विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न को विस्तार से समझते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता होगा। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान से। और ये हमारा विज्ञान का पहला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। देखिए CaCO2 का नाम यदि रासायनिक नाम इससे पूछा जाता तो आप इसको कहते कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे साधारण नाम पूछा गया है तो इसको जो है साधारण नाम में हम ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जानते हैं। और इसी को हिंदी में विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो कुछ प्रमुख यौगिक है, रासायनिक यौगिक है, उसका आपसे साधारण नाम या उसका नाम पूछा जाता है और सूत्र पूछे जाते हैं। और इसके पहले भी पूछा गया है, हमने बताया भी है आपको। तो देखिए इसमें से अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे जिप्सम है, जिप्सम में हाफ होता है, इसमें CaSO4 2H2O आप लगा देंगे तो ये आपका जिप्सम का हो जाएगा। वहीं साधारण नमक का बात करें तो NaCl इसका सूत्र हो जाएगा। याद रहे, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण को जो है हम जी से दर्शाते हैं और गुरुत्वाकर्षण छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये एक त्वरण है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान क्या होता है। ध्रुव, पहला ऑप्शन है ध्रुव और भूमध्य रेखा के पर समान होता है। नहीं, ध्रुव और भूमध्य रेखा पे अलग अलग होता है, तो ये समान नहीं होता है, इसके कारण ये कथन गलत है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, तो भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है, ये कथन आपका सही है और हमें सही कथन ही खोजना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम ऑप्शन नंबर बी तो मेरा सही है ही। यदि आप सी को देखेंगे तो ध्रुव पर सबसे कम होता है, तो इस कम के जगह पे आप अधिक कर देंगे कि ध्रुव पे जो होता है, ध्रुव पे जो आपका होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी मान अधिक होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ऐसे प्रश्न आपसे इससे पहले भी पूछे गए हैं, तो प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए सेट का देखना जरूरी है। और हम डिस्कशन करा रहे हैं उससे आपका, यदि एक सेट करवा रहे हैं तो समझिए कि लगभग सभी सेट का वो हो ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस के कण क्या होते हैं। तो गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं, बिल्कुल सही है। गैस के कण जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब जो गैस के स्थान यहाँ पे बात किया जाए, गैस के कणों के बीच जो स्थान होता है वो अधिक होता है। सबसे अधिक गैस के कणों के बीच जो स्थान होता है, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं, वो अधिक होता है। उसके बाद फिर आपका लिक्विड का होता है और सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक बार लाइक कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए, ऑक्टेट का नियम किसने दिया। देखिए ऑक्टेट का नियम कहने का मतलब है अष्टक का नियम किसने दिया। तो अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा आपका दिया गया था 1865 ईस्वी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाए थे और कहा था कि जो पहले तत्व का गुण होता है वो 8वें तत्व के समान होता है, जैसा कि संगीत का स्वर होता है। न्यूलैंड्स के बारे में एक ध्यान रखेंगे, न्यूलैंड्स के समय जो है कुल 56 तत्व ज्ञात थे। और न्यूलैंड्स ने जो है हाइड्रोजन से स्टार्ट करके, मतलब हाइड्रोजन से इन्होंने प्रारंभ किया अपने सारणी में, और इसके बाद जो है 56वें तत्व थोरियम तक ये गए। याद रहे कि थोरियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 90 होता है। यहाँ पे थोरियम की परमाणु संख्या की चर्चा 56वां नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या ज्ञात नहीं थी। तो फिर से आपको बता दें, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डोबे राइनर के द्वारा जो है ये त्वरित नियम दिया गया था। और मेंडली को जो है, मेंडली जो है आपका, मेंडलीव को यहाँ पे हम आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। वहीं पे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है आपको हम मोसले को मानते हैं। जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया वो मोसले के द्वारा दिया गया।
जो कि परमाणु संख्या पे आधारित है। बाकी ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं, डोबे, राइनर, मेंडलीव और न्यूलैंड, इन सभी का जो सिद्धांत है वो परमाणु भार पर आधारित है। हमने इतना जितना चर्चा किया इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ध्यान से सुनना है। अगर किसी ध्वनि की तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो और आवृत्ति जो है 1700 हर्ज हो, तो तरंगदैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर में आपसे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, जब आपको तरंगदैर्घ्य निकालना है तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो वेग है, वेग बटे का आप जो है यहाँ पे आवृत्ति कर दीजिए, वेग बटे का आवृत्ति। तो तरंगदैर्घ्य निकालना है और यहाँ पे हमें कर देना वेग हमारे पास कितना है, तो कहेंगे वेग जो है यहाँ पे 340 हमारा वेग हो जाएगा, और आवृत्ति जो है ये 1700 हर्ट्ज दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, 17 दूनी 34, तो 2/10 यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद जो है इनको आप सेंटीमीटर में, चूंकि ये मीटर में आता है तो सेंटीमीटर में आप बदलेंगे, तो फिर जो है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 100 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है, वेग बटे का आवृत्ति। नेक्स्ट, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम जगत के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीवों का जो किंगडम है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है, देखिए कोशिका जो होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा जो होता है आपका यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी आपके मोनेरा है उन सभी को यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बी। और इसके अंदर जो है जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो है आपके इसके अंदर मोनेरा के अंदर काउंट किए जाते हैं। चलिए, अच्छा, प्रोकैरियोटिक के बारे में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव में जो होता है वो ना तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है, ना तो केंद्रक झिल्ली होते हैं, और ना इसके पास कोई वास्तविक केंद्र होता है। और फिर से एक बार, इस प्रश्न का सही आंसर मोनेरा होगा। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो देखिए प्रश्न क्या है आपसे पास, है ना, कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? ये लक्षण जो है यहाँ से आपको पता होगा, ये मटर के पौधे से संबंधित है, जो कि आपका ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो मटर के फूल की जो अक्षांशीय स्थिति होती है वही आपके यहाँ पे प्रभावी यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से लगातार जो है आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यदि आपने हमारा सारा वीडियो देखा है तो उसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से जितना फैक्ट हमने बता दिया है अभी तक, तो उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच का अंतर क्या है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसमें दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर होता है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का जो अंतर है वो न्यूक्लियस को लेके हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में जो है यहाँ पे वास्तविक केंद्रक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है वो बताना है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा, हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। बाकी जो आपका ये लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम है, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ग्रीन मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक योजना है। तो ध्वनि प्रदूषण हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और तो देखिए, इस योजना के जो ग्रीन मफलर है, इस योजना के तहत क्या किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे जो है वृक्ष को लगाने की योजना चलाई गई है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन पौधे होते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें ध्वनि को अवशोषित करने के गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन मफलर। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाता है? जब गुणसूत्र का आपका 2 पूर्ण सेट हो तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो उसको हम बहुगुणित कहते हैं, और बहुगुणित को ही हम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, पॉलीप्लाइड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस से बचाव के लिए यहाँ पे दिया जाता है?
तो इसके लिए जो है डीपीटी यहाँ पे टीका, इस सब के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है डीपीटी टीका। कौन एक उपधातु है? उपधातु इसमें से कौन है बताना है। देखिए सिलिकॉन जो है यहाँ पे आपका सिलिकॉन उपधातु है। इसकी परमाणु संख्या जो है वो 14 होती है और SI से इसको दर्शाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उपधातु हो जाएगा। ठीक, और उपधातु में जो होते हैं धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सल्फर आपका उधातु है। सोडियम का जो होता है Na होता है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। और मैग्नीशियम और सल्फर का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है। हम बता सकते हैं लेकिन हम सोच रहे हैं आपको भी जानकारी कुछ होनी चाहिए। चलिए, भूमंडलीयकरण तापमान के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? भूमंडलीय तापमान के लिए यहाँ पे कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, यानी कि आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो जिम्मेदार गैस माना जाता है, वो CO2 को माना जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के जो विकृत आपका उष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? देखिए त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। SI मात्रक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो स्क्वायर यहाँ पे, तो इन सभी में स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, चारों में स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और त्वरण का सूत्र होता है त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन यानी v-u/t, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं डेल्टा v/t। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सी क्रांति में खदान उत्पादन की वृद्धि में सहयोग है ना? खदान उत्पादन की वृद्धि में कौन से सहयोग होती है? तो इसको हम जो है हरित क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति की जनक कहा गया है। ठीक है, स्वामीनाथन। चलिए, न्यूलैंड्स का संबंध किससे है? देखिए फिर से न्यूलैंड्स से संबंधित आ गया, तो न्यूलैंड्स का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? आप कहेंगे अष्टक नियम। न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक नियम दिया गया था, और जिन्होंने बताया कि पहले तत्व का गुण जो है 8वें तत्व के समान होते हैं। हमने कहा कि न्यूलैंड ने जो है हाइड्रोजन प्रारंभ से, मतलब पहला तत्व से हाइड्रोजन से प्रारंभ किया, और इसका 56वां जो तत्व था वो थोरियम था। ठीक है, उस पर समाप्त किया। नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे पूछा गया, तरंगदैर्घ्य को यहाँ पे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, वहीं पे जो आपका बैंगनी रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका जो होगा आपका प्रकीर्णन कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में उल्टा का रिलेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्ति का मात्रक, बहुत अच्छा प्रश्न है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो हमारा वाट होता है। क्या होता है? वाट। इसको W से दर्शाते हैं, तो वाट हमारा यहाँ पे होगा। वोल्ट के साथ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, वाट हो जाएगा। और 1 वाट बराबर आपके पास होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो जूल है, जूल जो है ये आपका कार्य का SI मात्रक हो जाएगा। जो वोल्ट है ये आपका विभव या फिर विभवांतर का ये मात्रक हो जाएगा। दोनों का ही मात्रक सेम होता है। न्यूटन जो है ये आपका बल का मात्रक होता है। चलिए, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से एक लाइक कर दें। और ये हमारा साइंस का लास्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा का SI मात्रक। ठीक है, जितना आपसे क्वेश्चन बैंक में SI मात्रक पूछा गया है बस आपको उतना कम से कम याद कर लेना है, कम समय है, उससे आपका काम हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता है और हमने डिस्कशन में बताया भी है। एम्पियर को हम ऐसे दर्शाते हैं, और एम्पियर को नापने के लिए हम A मीटर का प्रयोग करते हैं, A मीटर। और A मीटर को जो है परिपथ में हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जो डिस्कशन दे रहे हैं आपका वो एक तरह से वो टॉपिक ही खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ओम जो है, ओम आपका ये प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है अभी जस्ट हम बताएं विभवांतर या विभव का SI मात्रक होता है। वहीं कूलम जो है ये आपका आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश को Q से दर्शाते हैं। चलिए, यहाँ तक जो है हमारा साइंस का क्वेश्चन पूरा हो गया है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अध्ययन शुरू करते हैं, सामाजिक अध्ययन। इसमें क्या सब प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। देखिए तेल का सबसे पुराना बोले या सबसे अधिक उत्पादक बोले, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका असम, असम हो जाएगा। और ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आपका प्रश्न पूछा गया है, रिपीट है, ठीक है। असम यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। असम में सबसे प्रमुख जगह जो है तेल उत्पादन के लिए वो डिगबोई है। क्या है? डिगबोई। डिगबोई के अलावा भी आपका नहरकटिया है, आपका मोरन है, ये सब है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है असम में वो डिगबोई है, जो कि सबसे प्राचीन भी है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात से आपको कुछ प्रश्न, जो प्रमुख जलप्रपात है उससे प्रश्न आपको थोड़ा पढ़ लेना है। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये आपका कहाँ पे है? तो कर्नाटक में ये पड़ता है, आपका कर्नाटक में। और कर्नाटक में कावेरी नदी पर ये स्थित है। तो कावेरी नदी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इससे बिजली का उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो ये जो है आपका पंचायती राज से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ये पंचायती जो राज का संबंध है वो हमारा कहाँ से है? भाग 4 में। और इसमें जो है लोक कल्याणकारी राज्य की नीति डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी का मतलब है क्या बोलते हैं, देखिए दिमाग से निकल रहा है, ठीक है, ये खुद बताते हैं। इसकी चर्चा जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सब हाँ ध्यान में आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं डीपीएसपी को हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा। 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा है। देखिए संविधान की यदि भाग की बात करें तो आपको हम पहले भी बताए हैं, संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं भाग 3 का संबंध जो है आपका ये मौलिक अधिकार से है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित है। बागमती परियोजना जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना में बिहार में जो है ये आपका बिहार के सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी जिले में यह आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी में, ठीक है। चलिए और यहाँ पे जो रोहतास है, रोहतास के बारे में ध्यान रखिएगा। रोहतास जो है बिहार का सबसे साक्षर जिला है। गया जो है बिहार का सबसे गर्म स्थल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ये 17.5% हो जाएगा। और यहाँ पे 17.5% तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार यदि आपसे पूछे तो ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, वहीं पहला स्थान जो है चीन का है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में यदि पूछेगा तो भारत का स्थान जो है ये पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार की चर्चा जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन सा अधिकार नहीं है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो क्या कहा गया है यहाँ पे? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये तो सही है। संपत्ति का अधिकार, यही हमारा गलत है। संपत्ति का अधिकार का चर्चा जो है हमारे पास अनुच्छेद यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसको मतलब पहले मूल अधिकार में थे, लेकिन इसको जो है अब यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 का क में रख दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है अमेरिका के द्वारा जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, ठीक है, अमेरिका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में है ना खाद्यान्न उत्पादन की खरीद और वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो आप यहाँ पे कहेंगे भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम जो है जिम्मेदार है। इसकी स्थापना जो है इस निगम मतलब इस एजेंसी की स्थापना जो है आपका 1965 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? कभी भी नहीं था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका जो यूएसए हो जाएगा आपका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कभी भी राष्ट्र संघ का हिस्सा क्या था? नहीं था, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा।
ठीक है। और यदि हम आपसे ये कहें कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय संघ है इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुआ है। और इससे आप संबंधित रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इतना में और 1920 ईस्वी में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उसके द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यहाँ पे मोर को यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। और मोर को जो है पावो क्रिस्टेस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा लोकतंत्र के लिए उपलब्धियां सबसे अधिक सहायक है? लोकतंत्र के लिए उपलब्धि सबसे अधिक सहायक है, लोकतंत्र की सबसे अधिक उपलब्धि कौन सा हो सकता है बताइए? तो विकास क्या हो जाएगा? विकास लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल के सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पहला स्थान किसका रहा है? चीन का। और भारत जो है, भारत यहाँ पे दूसरा स्थान पे आता है। जो हमारा देश भारत है चावल के उत्पादन में विश्व में यहाँ पे दूसरा आता है, ये ध्यान रखना है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में मिलेगा, स्वास्तिक था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जर्मनी का संबंध जो नाजी पार्टी है, जर्मनी का नाजी पार्टी यहाँ पे है, कहाँ का है? जर्मनी का है। और जर्मनी से संबंधित आपका कौन है? हिटलर। हिटलर के बारे में तो आप सुने ही होंगे, हिटलर। ठीक है, ये थे। और आप ध्यान रखेंगे ये जो स्वास्तिक का चिन्ह हिटलर के द्वारा अपनाया गया था, हिटलर के द्वारा ही ये अपनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? गठन के बारे में। और इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है ये आपका 31 अक्टूबर 1920 को किया गया, बम्बई में। कहाँ पे किया गया? बम्बई में। और लाला लाजपत राय जो थे कि इसके नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए, लाला लाजपत राय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। उस समय बम्बई बोलते थे, अभी तो मुंबई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। मुंबई कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्न में से किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरी को दर्शाया जा सकता है? तो बोलेंगे तुलनात्मक मापी द्वारा। हाँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। जो भारत के जो यहाँ पे कहाँ है, पटना कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा, ये बिहार में है। और कहाँ? और बिहार की राजधानी भी पटना ही है। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? तो वास्को डी गामा जो है भारत यहाँ पे 1498 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। कालीकट, केरल के कालीकट जगह पे उतरते हैं, जहाँ के जो राजा जैमोरिन थे उन्होंने उसका स्वागत किया। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि भारत पहुंचने का रास्ता किसने बताया, वो बताइए। तो उस व्यक्ति का नाम अब्दुल मजीद था, अब्दुल मजीद या अब्दुल, यहाँ पे देख लीजिए अब्दुल मजीद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? VVI क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 243, यहाँ पे 243 निर्वाचित क्षेत्र है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? 14 सूत्री योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बोलेंगे ये जो प्रस्तुत किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। और आपको हमने बता रखा है पहले भी कि जो विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इनसे प्रश्न आता ही आता है। तो उनको जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला और कुल 4 वर्षों तक चला था ये। निम्न में कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग इसमें से कौन नहीं है? सड़क तो है ही। ठीक है, सड़क तो है ही, आपको पता ही है।
कौन नहीं है, वायु भी है। वायु मतलब जो हवाई जहाज़ वगैरह चलता है तो परिवहन का मार्ग तो है ही। जल में जो नाव वगैरह चलता है ये तो परिवहन का मार्ग है ही। पर्वत शिखर इसमें से नहीं होगा, और जो गलत होगा वही हमको खोजना था। तो याद रहे, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ तक जो है हमने आपका जीके और जीएस दोनों को बड़े अच्छे से ख़त्म कर दिए हैं। तो आशा करते हैं आपने देखा होगा। यदि आपने पूरा सेट नहीं देखा है तो फुल सेट जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारा देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में जो है आपको डिटेल के साथ सारा वीडियो बताया गया है। इतना कम समय में कोई नहीं बताएगा, तो जाके आप ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।